नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी इंटरनेशनल लॉ की केस की सीरीज़ चल रही है। जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज फिर से स्टेट के डी फैक्टो स्टेटस का एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, लूथर वर्सेस सगर का केस है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसमें क्या जजमेंट आया था। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको अगर इंटरनेशनल लॉ के रिकॉग्नाइजेशन चैप्टर को समझना है उस लिहाज से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। इसके फैक्ट्स ये हैं कि एक ब्रिटिश सिटीजन था जिसका नाम था लूथर। उसने रशिया में टिम्बर का बिजनेस स्टार्ट किया। सिटीजन था ब्रिटेन का, लेकिन रशिया में उसने टिम्बर का बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री चलाता था। लेकिन 1970 में क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, अपने जितने भी कारखाने थे, जितनी भी फैक्ट्री थी टिम्बर की, उनको नेशनलाइज कर दिया कि वो गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। अब नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, लूथर का तो बिजनेस ठप पड़ गया क्योंकि नेशनलाइज हो गया टिम्बर का बिजनेस। उसको उस बिजनेस को छोड़कर वापस ब्रिटेन आना पड़ा, रूस को छोड़ना पड़ा। अब उसने छोड़ दिया। अब 1920 में क्या हुआ, एक मिस्टर सगर की एंट्री होती है। मिस्टर सगर ने क्या किया, रूस की जो कंपनी थी जो टिम्बर का बिजनेस करती थी अंडर दी वो रूस गवर्नमेंट, उसने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो टिम्बर थी, लकड़ियाँ थी, उनको खरीदने का। अब जब कंपनी ने लकड़ियाँ उन्हें भेजी, वापस यूके में लकड़ियाँ उन्हें सगर को भेजी, तो लूथर ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो लकड़ियाँ हैं ये मेरी हैं, ऐसे नहीं भेज सकते आप, ये लकड़ियाँ जो लेकर आए हैं टिम्बर ये मेरी हैं। लूथर ने ये बोला। लूथर ने इसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट दिया, लूथर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने कभी रशिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसने स्टेट की कभी मान्यता ही नहीं दी रशिया को, तो किस तरीके से रशिया उसको नेशनलाइज कर सकती है सारे टिम्बर को। तो ये लूथर का कहना था कि ये टिम्बर अभी भी मेरा है, सगर के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो नहीं हो सकता। कोर्ट में लूथर वर्सेस सगर के बीच का केस कोर्ट में आ गया। अब लूथर ने अपनी दलील दी कि हमने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है उसको एज अ स्टेट, तो ये किस तरीके से अपने अधिकार में ले सकती है सारी फैक्ट्रीज को रूसी गवर्नमेंट। तो सबसे लोअर कोर्ट थी ना, उसने तो लूथर के पक्ष में फैसला सुनाया, लूथर के फेवर में फैसला सुनाया। लेकिन जो किंग्स बेंच थी उसने कहा ये रूस का इंटरनल मैटर है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरनल मैटर में हम नहीं जा सकते इनके में, क्योंकि रूस के पास डी फैक्टो स्टेटस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसके पास डी फैक्टो स्टेटस है और वो बिल्कुल अपनी फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर सकता है। तो लूथर का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर, लूथर जो है हार गया केस और सगर ऑब्वियसली जीत गया केस। तो ये था पूरा डी फैक्टो स्टेटस के ऊपर ये पूरा केस था। तो इस केस में बस इतना ही। आगे हम और भी केस डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भारत शिक्षा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भारत शिक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चिनेको क्लेम्स आर्बिट्रेशन केस, या फिर आप ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कोस्टा केस भी कह सकते हैं इसे। केस स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये केस इंटरनेशनल लॉ के कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये केस है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स से। किसी भी कंट्री को दो तरह की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, या तो उसे डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है या फिर डी जूरे दी जाती है, तो ये उसी से रिलेटेड है। इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या है। 1970 में गवर्नमेंट है कोस्टा रिका। देखिए कोस्टा रिका यहाँ पर क्या है, कोस्टा रिका यहाँ पर एक कंट्री है और टेनेको यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट को एक आदमी था टेनेको, फेडरिको टेनेको, ये मिलिट्रियन था, इसने उसको ओवरथ्रोन कर लिया, उस पर अपनी सरकार बनाई, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया। पहले के कॉन्स्टिट्यूशन को इसने इनवैलिड करार कर दिया और अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया। देन उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इसने कोस्टा रिका की करेंसी को भी चेंज कर दिया, उसके लिए भी न्यू करेंसी लेकर आया। और उस दौरान इसने उस करेंसी से ब्रिटिश बैंक्स जो थी, ब्रिटिश की जो कंपनीज थी, उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, लेन देन किए अपनी सरकार के दौरान। अब क्या हुआ, 1919 में यानी कि 2 साल बाद टेनेको रिटायर हो गया। इसका मन किया कि उसे नहीं, उसका जी भर गया गवर्नमेंट से, वो छोड़कर चला गया और गवर्नमेंट गिर गई। इसके बाद जब गवर्नमेंट गिर गई तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फिर से आया
इलेक्शंस हुए, नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने फिर से ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को लाया। जो टेनेको का कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने उसको हटा दिया, अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई। अब 1922 में क्या हुआ, जब नई गवर्नमेंट आ गई तो उसने एक एक्ट पास किया कि टेनेको गवर्नमेंट के दौरान जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, जितने भी एक्ट पास हुए, उनको नल एंड वॉइड कर, उन सभी एक्ट को नलीफाइंग कर दिया कि उन एक्ट्स का कोई महत्व नहीं है। अब ये हो जाने के बाद अब पिक्चर में देखिए, अब ऐसा हो गया कि उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया नई गवर्नमेंट ने। तो जिन कंट्रीज़ के साथ टेनेको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उस करेंसी से किए थे, उस करेंसी को भी अवैध ठहरा दिया। तो अब उन देशों की माथा खराब हो गया और उन देशों में से ग्रेट ब्रिटेन भी एक देश था जिसके साथ टेनेको गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का मैं आपको बता दूं कि जब टेनेको की गवर्नमेंट थी तब ग्रेट ब्रिटेन ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो उसको गवर्नमेंट नहीं मानते थे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए नई गवर्नमेंट ने और उसको लगा कि हमारी जो कंपनीज है हमारे देश की, उनको नुकसान होगा, तो ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब टेनेको ही गवर्नमेंट थी कोस्टारिका में सिर्फ, तो हम उसी के साथ कर सकते थे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन ने कहा। अब ये जो मामला है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया, कोस्टारिका का और ग्रेट ब्रिटेन का। अब देखा पर इशू क्या खड़ा हुआ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर ये निकल के आया कि क्या कोई नई गवर्नमेंट पहले की गवर्नमेंट के किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके जो रिकॉग्नाइजेशन था, उसका जो डी फैक्टो स्टेटस था, उसको नकार सकती है। ठीक है, अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए, इसमें हेल्ड क्या हुआ, वो बताती हूँ। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे तब सिर्फ वही टेनेको की गवर्नमेंट थी, तो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते थे, और अब जो उसकी सक्सेसर गवर्नमेंट आई है उसको उन कॉन्ट्रैक्ट्स का पालन करना चाहिए। देखिए, फिर और कोस्टारिका ने बोला था कि वो जो गवर्नमेंट आई थी उसने जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया था, उसने ओवरथ्रो किया था हमारी कंट्री को, फिर वो गवर्नमेंट बनी थी। जबकि ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्शन से बनी है, ये कोस्टारिका का कहना था। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखिए कोस्टारिका वालों, आप यहाँ पर गलत बात कर रहे हो। 2 साल के लिए जो टेनेको की गवर्नमेंट थी उसने पीसफुली राज किया, पीसफुल गवर्नमेंट थी, उसने कोई वॉर नहीं की, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस दौरान उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड थे, क्योंकि उनके पास डी फैक्टो स्टेटस तो था, गवर्नमेंट का डी फैक्टो स्टेटस था। इसलिए सक्सेसर जो गवर्नमेंट होगी कोस्टारिका की, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना चाहिए, उनको आगे ले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन था उसकी जीत हुई। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की जीत हुई और कोस्टारिका को उन कॉन्ट्रैक्ट को मानना पड़ा, उन एग्रीमेंट को मानना पड़ा। तो ये था हमारा पूरा केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल लॉ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस करने जा रहे हैं, वो है एसएस लोटस केस या फिर फ्रांस वर्सेस तुर्की का केस। 2 कंट्रीज़ का केस है ये। इस केस की स्टोरी ये है सिंपल सी कि 2 अगस्त 1926 को फ्रांस और तुर्की दोनों के शिप एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों शिप्स के कैप्टन्स का नाम जानना ज़रूरी है आपको। देखिए, जो फ्रांस के कैप्टन थे जो शिप को चला रहे थे वो थे डेमंस, और जो तुर्की के थे वो थे हसन बे। ठीक है, 2 अगस्त को इनके जो शिप्स हैं वो टकरा जाते हैं। इसमें जो तुर्की का जो शिप होता है, स्टीमर होता है, उसमें 8 लोग मारे जाते हैं और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो डूब जाती है। इस दौरान जो फ्रांस का स्टीमर है उस पे जो लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि तुर्की को नुकसान को बचाया जा सके, किसी भी तरीके से उन लोगों को बचाया जा सके, बट नहीं हो पाया। अब यहाँ पर होता ये है कि जो तुर्की की गवर्नमेंट है, वो तुर्की की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैप्टन डेमन को जो कन्विक्ट कर लेते हैं, उनसे सबूत मांगते हैं और उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, और उनसे पूछताछ के बाद वो उनको कन्विक्ट कर देते हैं और तुर्की के लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट देते हैं। इसमें जो कैप्टन डेमन थे वो अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर हाई सी में जो एक्सीडेंट हुआ दोनों शिप्स का, वो आपके तुर्की के लॉ के जुरिडिक्शन के बाहर है, इसलिए आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते इस इंसिडेंट के लिए। तो दोनों कंट्रीज़ का जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई रूल है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के व्यक्ति को
किसी हाई सी में हुए एक्सीडेंट के खिलाफ पनिशमेंट नहीं कर सकती, उस पर क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला सकती, उसके जुरिडिक्शन से बाहर है। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक स्टेट, एक कंट्री दूसरे कंट्री के सिटीज़न को अपने क्रिमिनल लॉ के हिसाब से पनिश नहीं कर सकती या उसके जुरिडिक्शन से बाहर है। इसलिए जो तुर्की ने कैप्टन डेमन को जो कन्विक्ट किया है वो सही है और वो कर सकती है, वो उसके जुरिडिक्शन से बाहर नहीं है। तो ये फैसला था वो तुर्की के पक्ष में आता है और फ्रांस यहाँ पर फेल हो जाता है अपना पक्ष रखने में। अब इसको देखते हुए फ्रांस एक नया रूल बना देता है कि ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में अगर ऐसा कोई कानून नहीं है जुरिडिक्शन वाला, तो हम भी अपने लॉ में ये कानून डालते हैं कि हम भी किसी एलियन जो कंट्री होगी उसको पनिश कर सकते हैं अगर विक्टिम हमारे देश का कोई इंसान हुआ, भले वो हमारी टेरिटरी में हो या ना हो। तो ये एक लॉ फ्रांस ने अपने एक उसमें डाल दिया, लॉस में डाल दिया एक रूल। तो ये था पूरा केस। नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रवांडा ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रवांडा ट्रायल एक ऐसा नरसंहार था जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे और ये 100 दिन तक चला था। अफ्रीका के रवांडा देश के 2 गुटों के बीच होने वाला ये नरसंहार दुनिया के लिए एक बहुत ही भयानक घटना थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या था रवांडा ट्रायल्स। रवांडा अफ्रीका का एक देश है जिसमें तुत्सी और हुत्तू 2 समुदाय के लोग रहते थे, जिसमें हुत्तू की जनसंख्या लगभग 85% थी, यानी कि हुत्तू समुदाय यहाँ की मेजॉरिटी था और तुत्सी समुदाय माइनॉरिटी में था। लेकिन दोनों समुदायों में भीषण संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। देश की पॉलिटिक्स भी इन दोनों ही समुदायों के इर्द गिर्द घूमती थी। साल 1994 के दौरान इस देश में हुत्तू समुदाय के लोगों की सरकार थी। इस बीच 6 अप्रैल 1994 में रवांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति और बुर्डियाना के राष्ट्रपति स्फ्रेन की हवाई जहाज़ पर बोर्डिंग के दौरान हत्या कर दी गई थी। ऐसे में हुत्तू समुदाय के लोगों को तुत्सी समुदाय के लोगों पर इस हत्याकांड का शक हुआ। यहीं से सारा संघर्ष शुरू हुआ। इस हत्याकांड के दूसरे दिन ही पूरे देश में नरसंहार शुरू हो गया। हुत्तू सरकार के सैनिक तक इसमें शामिल हो गए। आरोप है कि इसमें रवांडा सेना के अधिकारी, पुलिस विभाग, सरकार समर्थित लोग और उग्रवादी संगठन भी शामिल थे। 100 दिन तक लगातार वारदातें होती रहीं। इसमें मौत का आंकड़ा 100 लाख तक 10 लाख के पार पहुंच गया। इसमें तुत्सी समुदाय के लोगों की ही सबसे ज़्यादा हत्याएं की गईं। इसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे हुए। हजारों महिलाओं के साथ गैंगरेप हुए। आरोप है कि महिलाओं की हत्या से पहले रेप का ही इनका टारगेट था। इस जनसंहार में देश की लगभग 20% जनसंख्या खत्म हो गई। अब ये 2 समुदायों की संघर्ष की कहानी नई नहीं थी। इन दोनों के संघर्ष की कहानी का इतिहास बहुत पुराना है। अफ्रीका का ये देश रवांडा यूरोपियन देश कभी बेल्जियम कॉलोनियल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कॉलोनियल देशों की एक परंपरा रही है, बांटो और राज करो, और इसी समुदाय के अंतर्गत इन दोनों समुदायों को बांटा गया था। बेल्जियम के लोग तुत्सी समुदाय के लोगों को सपोर्ट करते थे। ऐसे में तुत्सू समुदाय के लोग हुत्तू पर अत्याचार करने लगे। इसी दौर में रवांडा आज़ाद हो गया। बेल्जियम के लोगों के जाने के बाद देश में इन दोनों संगठनों में संघर्ष बढ़ गया और खुद को कमज़ोर होता देख 3 लाख तुत्सी देश छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, साल 1961 में हुत्तू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदाय के लोगों को भगाकर रवांडा को जनतंत्र घोषित कर दिया। इसके ठीक बाद साल 1962 में यूएन ने रवांडा को देश मान लिया। साल 1962 के बाद तुत्सी कमज़ोर हो गए और वहाँ किसी तरह जीवन यापन करने लगे। साल 1990 में तुत्सी के रिफ्यूजी लोगों ने रवांडन पॉलिटिक्स फ्रंट बनाकर संघर्ष शुरू किया, खुद को मजबूत किया और रवांडा पर हमला कर दिया। देश में एक बार फिर संकट के बादल छा गए। इसे देखते हुए रवांडा सरकार और तुत्सियों के फ्रंट ने समझौता कर लिया और तुत्सी रिफ्यूजी नेता भी सरकार में शामिल हो गए और फिर 6 जुलाई 1994 को घटना हो गई।
नरसंहार के बाद हुत्तू और तुस्सी में एक बार फिर समझौता हो गया और हुत्तू समुदाय का नेता राष्ट्रपति और तुस्सी समुदाय का नेता उपराष्ट्रपति बना। देश में नया संविधान बना और उसी के अनुसार चुनाव हुए। रवांडा के इस नरसंहार के बहुत सालों के बाद यानी कि 2002 में एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन हुआ, लेकिन इसमें हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल पाई। इसकी जगह दोषियों को सजा देने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तंजानिया में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बनाया। कुल 92 लोगों को दोषी ठहराया गया और पूर्व सरकारों के दर्जनों हुत्तू अधिकारियों को भी सजा दी गई। रवांडा में सामाजिक अदालतें बनाई गईं ताकि नरसंहार के लिए जिम्मेदार हजारों संदिग्धों पर मुकदमा चलाया जा सके। संवाददाताओं का कहना है कि मुकदमा चलने के पहले ही 10,000 लोगों की मौत जेलों में हो गई। एक दशक तक ये अदालतें पूरे देश में हर हफ्ते लगी थी। अक्सर ये बाजारों या किसी पेड़ के नीचे लगती थी। इसके सामने हल करने को 12 लाख मामले। प्रेजेंट की बात करें तो जनसंहार रवांडा में अभी भी एक संवेदनशील मुद्दा है और जनजातियों के बारे में बोलना गैरकानूनी है। सरकार का कहना है कि अधिक खून बहाने और नफरत फैलाने के रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये था पूरा रवांडा ट्रायल्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक केस। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल लॉ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं नॉर्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। ये इसको डिलिमिटेशन केस भी कहते हैं। इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व थी, डेनमार्क वर्सेस जर्मनी, नीदरलैंड वर्सेस फेडरल रिपब्लिक। इसको पॉपुलरली डेनमार्क वर्सेस जर्मनी के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, इसमें हुआ क्या था कि जर्मनी नॉर्थ सी कोस्ट जो था वो कॉनकेव है यानी कि अंदर की तरफ है, और नीदरलैंड और डेनमार्क का जो कोस्ट था वो कॉन्वेक्स है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि डिलिमिटेशन करना था कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? समुद्र का वो एरिया जो ज़मीन, जिस एरिया में ज़मीन है, ठीक है, उसके बाद सी शुरू हो जाता है, हाई सी। तो यहाँ पर एक ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ था दोनों कंट्रीज़ का, उसमें डिलिमिटेशन करना था। अब देखिए, डिलिमिटेशन 2 तरीके से होता है, या तो इक्विडिस्टेंस रूल से हो जाता है या फिर इक्विटेबल रूल से होता है। इक्विडिस्टेंस रूल को समझने के लिए आप देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिलिमिटेशन हुआ, उसकी बाउंड्री डिसाइड की गई, तो रेडक्लिफ ने मैप उठाया और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी थी। तो इसी तरीके से इक्विडिस्टेंस रूल होता है कि स्ट्रेट लाइन खींच दो, 2 कंट्रीज़ के बीच में डिलिमिटेशन हो जाएगा यहाँ पर। और इक्विटेबल में क्या होता है कि ऐसी बाउंड्री खींचना कि दोनों को बराबर का पोर्शन मिले। अब यहाँ पर यही हुआ था कि जो डेनमार्क था वो चाहता था कि इक्विडिस्टेंस रूल लगे अकॉर्डिंग टू जनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 6, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर इक्विडिस्टेंस रूल से बाउंड्री खींच रही थी तो जर्मनी को जो है कम पोर्शन मिल रहा था, स्मॉलर पोर्शन मिल रहा था, इसलिए जर्मनी नहीं चाहता था कि इक्विडिस्टेंस रूल लगे। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टी आईसीजे में गई। 20 Feb 1967 में आईसीजे में गई, जहाँ पर डेनमार्क ने बोला कि जनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 6 बोलता है कि इक्विडिस्टेंस रूल से अगर कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ है तो आप उससे करिए इक्विडिस्टेंस रूल से। लेकिन जर्मनी बोलता है कि मैं जनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी पार्टी नहीं हूँ, मैंने उसको साइन नहीं किया था, तो आर्टिकल 6 मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आईसीजे क्या बोलती है? आईसीजे ये बोलती है कि किसी भी कन्वेंशन की अगर पार्टी नहीं है कोई देश, तो उस पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जर्मनी और डेनमार्क एक स्पेशल एग्रीमेंट बनाए और उसके अकॉर्डिंग ही डिलिमिटेशन की जाए, ना कि इक्विडिस्टेंस रूल से। तो यहाँ पर आईसीजे ने ये बोला।